हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कार्बन एकेडमी में। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक है। तो सबसे पहले जो भी मतलब आपके दोस्त हैं, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी स्टडी आपके साथ ही चलता रहे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी वित्तीय संस्थाएँ। ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो क्या होगा, हमारी वित्तीय संस्थाएं, यानी कि जो वैसे संस्थाएं जो हमको वित्त देती है, यानी कि हमको पैसा देती है व्यापार करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं वित्तीय संस्थाएं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने योग्य हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो सबको हमने कलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिस्कशन के साथ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन कौन सी है। ठीक है, देखिए जो मतलब वित्तीय संस्था का मतलब समझ आता है। ठीक है, कि वित्तीय संस्था का मतलब क्या होता है, वैसी संस्थाएं जो हमको मतलब किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो कृषि हो या व्यवसाय हो, किसी भी कार्य के लिए अगर हमको ऋण प्रदान करती है, वित्त प्रदान करती है, तो उसी संस्था को हम वित्तीय संस्था बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक संस्थागत और एक गैर संस्थागत। क्लियर, एक संस्थागत और दूसरी गैर संस्थागत। तो ये कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। अब ऑप्शन में है देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो गैर वित्तीय साधन है, ठीक है, सबसे पहले आप बता दें कि वित्तीय साधन का मतलब क्या, तो वैसा साधन, ठीक है, जो मतलब आपको संस्थागत वित्तीय साधन का मतलब होता है कि वैसा मतलब वित्तीय साधन जो किसी संस्था के तहत काम करती हो, जैसे हमारा बैंक है। ठीक है, तो बैंक क्या है, बैंक एक संस्था के तहत काम करता है। तो ऐसे संस्थागत जो मतलब ऐसे वित्तीय संस्थाओं को हम संस्थागत वित्तीय संस्था कहेंगे। दूसरा क्या होता है, गैर वित्तीय संस्था। ठीक है, गैर वित्तीय संस्था यानी कि वैसी मतलब गैर संस्थागत वित्तीय संस्था यानी कि वैसी संस्थाएं जिनका कोई मतलब संस्था नहीं होता है, वैसी वित्तीय संस्था जिसका कोई संस्था के तहत नहीं होता है। यानी कि जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे में महाजन। ठीक है, हमारे गांव में जो महाजन होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो क्या करते हैं, तो उनके पास कोई वित्तीय मतलब संस्था थोड़ी ना है, वो कोई संस्था के तहत काम नहीं करते हैं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे गैर वित्तीय मतलब गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि संस्थागत वित्त का साधन किसे बोलेंगे। तो ऑप्शन में क्या है, सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन। ठीक है, तो सेठ साहूकार क्या, इनके पास कोई संस्था होता है क्या, हमारे रिश्तेदार के पास कोई संस्था होता है क्या, महाजन किसी संस्था के अंतर्गत काम करते हैं क्या, नहीं ना। तो कौन काम करता है भाई, तो जो बैंक होते हैं ये संस्था के अंतर्गत काम करते हैं। तो संस्थागत वित्त के साधन कौन हो जाएंगे, हमारे जो व्यावसायिक बैंक है वो सब क्या हो जाएंगे, संस्थागत वित्त के साधन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक बताना है। तो ऑप्शन में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है कि जो राज्य है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऑप्शन में है 50, 75, 35 या 25। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, का जो राज्य है, राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंक की जो संख्या होती है वो कितनी है, 25 है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सी संस्था है इसमें जो आपको लॉन्ग टर्म लोन दे सकती है, दीर्घकाल के लिए लोन दे सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, कृषक या महाजन या भूमि विकास बैंक या प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि जो कृषक महाजन हैं आपके गांव के, वो तो आपको मतलब लंबे समय के लिए लोन देंगे नहीं, ये देंगे तो साल, 2 साल, 3 साल के लिए देंगे।
ठीक है। जो प्राथमिक कृषि साख समिति है ये भी साल 2 साल को मतलब ये भी शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, ठीक है। तो कौन देगा भाई आपको? तो भूमि विकास बैंक आपको लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए जनरली अगर भारत की राजधानी की बात करें तो भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है, नई दिल्ली है, ठीक है। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई है। क्लियर? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना, ठीक है। सहकारिता जो है, सहकारिता किस ईस्वी में जो मतलब प्रांतीय सरकार है, सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? तो 1929 या 1919 या 1918 या 1914, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सहकारिता है, सहकारिता मतलब जो प्रांतीय सरकार है, सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? तो 1919 में बनी थी। क्लियर? 1919 में जो मतलब सहकारिता है, प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय बनी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको बताना है कि जो देश है, देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। अब ऑप्शन में आपके पास है 190, 192, 199 या 196, ठीक है। तो याद रखिएगा कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ऑप्शन में है 1966, 1980, 1969 और 1975। तो याद रखिएगा कि जो व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। क्लियर? अब आगे का जो क्वेश्चन है वो फिलअप करने वाला है। तो दिया है कि साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति, ठीक है, किन संस्थाओं द्वारा की जाती है? तो अब ऑप्शन में है आपके पास कि वित्तीय संस्थान द्वारा या रोजगार द्वारा या सेवा द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो साख अथवा ऋण की पूर्ति कौन करेगा भाई? तो जो वित्तीय संस्थाएं होंगी वो करेंगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है कि जो मतलब गांव के क्षेत्र हैं, गांव एरिया है, उसमें जो साहूकार होते हैं उनके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उस पर प्रतिशत कितना लिया जाता है, ठीक है। 30%, 20%, 25% या 10%, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मतलब गांव में साहूकार होते हैं, साहूकार लोग जो मतलब ऋण देते हैं, लोन देते हैं, उस पर वो लगभग 30% तक का मतलब ब्याज लेते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को कैसी लोन प्रदान करती है, ठीक है। अल्पकालीन या दीर्घकालीन या मध्यकालीन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति क्या करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति जो कृषक हैं उनको अल्पकालीन लोन देती है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन देती है, साल भर के लिए, 1 साल के लिए मतलब लोन देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1929 में या 1921 में या 1935 में, 1947 में, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का क्या माना जाता है भाई? वित्तीय संस्था को किसी भी देश का क्या मान जाते हैं? ठीक है, तो व्यापारी मान जाता है या मेरुदंड या महाजन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो किसी भी देश की क्या मानी जाती हैं? तो वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की मेरुदंड मानी जाती है। ठीक है, अब आपके पास ये मतलब समझ नहीं आता होगा कि मेरुदंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जैसे किसी भी मतलब व्यक्ति के शरीर से उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दिया जाए तो वो व्यक्ति मतलब खड़ा नहीं रह सकता है। उसी तरह अगर किसी देश में से वित्तीय संस्थाओं को हटा दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो भी देश क्या होगा? खड़ा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे शरीर में मेरुदंड का हिस्सा मतलब कि मेरुदंड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह हमारे देश में वित्तीय मतलब हमारे देश के किसी भी देश में, ठीक है, वित्तीय संस्थाओं का सेम वैसे ही योगदान होता है।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो स्वयं सहायता समूह चलता है उसमें लगभग कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन में है 12 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या कोई नहीं। ठीक है, तो जो स्वयं सहायता समूह चलता है उसमें 15 से 20 लोग होते हैं। आप लोगों ने अपने गांव में भी देखा होगा कि 15-20 आदमी मिल करके एक संस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसको वो लोग स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो प्रत्येक महीने अपने मतलब एक मिनिमम रेट तय करते हैं कि हर एक व्यक्ति को इतना रेट मतलब पैसा इसमें जमा करना है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं हर एक मंथली वो या हर एक सप्ताह में उसमें पैसा जमा करते हैं और फिर उसी पैसे से किसी सदस्य का मतलब कोई बिजनेस शुरू होता है या फिर कुछ भी मतलब जिस व्यक्ति को जितना पैसे की आवश्यकता होती है उस संस्था से वो निकाल कर अपना काम करता है। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह में क्या होता है लगभग 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, अब देखिए दिया क्या SHG मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह। ठीक है, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय कौन लेते हैं भाई। ठीक है, आपको बताना है कि SHG में यानी कि स्वयं सहायता समूह में जो बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय होते हैं वो कौन लेता है। सदस्य लेते हैं या स्वामी लेता है या बैंक लेता है या कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्वयं सहायता समूह में जो भी निर्णय होते हैं वो कौन लेते हैं, सदस्य। सभी सदस्य शामिल होते हैं तब उसमें कोई निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती हैं। ठीक है, तो व्यावसायिक जो बैंक होती हैं आपको बताना है कि कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती हैं। 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। ठीक है, तो क्या होता है तो जो व्यावसायिक बैंक होती है वो 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। अब वो कौन कौन सी जमा है भाई, तो एक पर अस्थाई जमा हो सकता है, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। ठीक है, जो व्यावसायिक बैंक है व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। कौन कौन सी, तो अस्थाई जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दिया है कि भारतीय पूंजी बाजार की मतलब किस टाइप की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो जो भारतीय पूंजी बाजार है वो किस टाइप की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब ऑप्शन में है अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या सभी प्रकार की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो भारतीय पूंजी बाजार है ठीक है वो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, भारतीय पूंजी बाजार क्या करती हैं, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दिया है कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा किस पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ समझ में आ जाएगा सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा। ठीक है, तो सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा किस पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। तो सूक्ष्म मतलब छोटा, तो छोटे स्तर पे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए बड़ा, छोटा या लघु दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूक्ष्म का मतलब क्या होता है छोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा या लघु। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा छोटा या लघु। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि SHG का पूर्ण रूप लिखें। ठीक है, यानी कि SHG मतलब स्वयं सहायता समूह का भी बताया था ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन दे देगा आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोसाइटी हेल्पर ग्रुप, सिलेक्टेड हॉस्पिटलाइज्ड ग्रुप, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको चूँकि आप तो सब जानते हैं ना, तो आपको क्या मारना है, आपको मारना है सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसका हिंदी क्या होगा, तो स्वयं सहायता समूह। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कहलाती हैं।
ठीक है। यानी कि वैसी संस्थाएं जो मतलब उद्यम या फिर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मतलब पूर्ति करती है, वो क्या कहलाती है, ठीक है। वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं या अवित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं या दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वे संस्थाएं जो हमको वित्त प्रदान करती है वो क्या कहलाती हैं, वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय के मतलब व्यवसाय के लिए अगर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो वो क्या कहलाएगी, वित्तीय संस्थाएं कहलाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, वैसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित हो क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो संस्थाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक सरकारी, एक अर्ध सरकारी और एक गैर सरकारी, तीन प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, दिया है कि वैसी संस्थाएं जो सरकार द्वारा स्थापित एवं पोषित हो वो क्या कहलाएगी भाई, तो जाहिर सी बात है जो सरकार के हाथ में होगी वो सरकारी कहलाएगी, ठीक है। तो उसको हम सरकारी वित्तीय संस्था बोलेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म लिखिए, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए मतलब लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए तो ऑप्शन में है नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, या नेशनल एग्रीकल्चर एंड रीजनल डेवलपमेंट बैंक, या दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो नाबार्ड होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। क्लियर। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ऐसे करके आज का जो क्वेश्चंस हैं लेसन इस 2 का, ठीक है, वो आज कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।